60 वर्षीय रमा भरी दुनिया में अकेली थी। अकेलेपन के साथ साथ वो दमे की बीमारी से भी ग्रस्त थी। कोई उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं था। ऐसा नहीं कि उसका कोई सगे वाला जीवित न था। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी। बड़ा बेटा बबलू बहू रीना के भड़काने पर कब का अपनी गृहस्थी अलग कर चुका था और छोटा बेटा मोनू गलत संगतों में पड़कर बर्बाद हो गया था। 35 की उम्र पार कर चुका था, लेकिन उसका ब्याह नहीं हुआ। उसके नशे की वजह से कोई भी अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ करने को राजी नहीं हुआ। उसका जीना ना जीना एक समान था। कब घर आता और कब निकल जाता, इसका पता शायद उसे भी ना रहता। कई बार नशे की लत के चलते कई कई दिनों तक वह घर से दूर रहता। बेटी रानी तो फिर भी पराया धन थी और पिछले 4-5 सालों में वह कभी कभार ही मायके आई थी। पहले पहले तो वह खूब आई, मगर बाद में वर्ष बीतने पर माँ के प्रति मिलने का उसका उत्साह भी कम हो गया। घर की हालत तो एकदम खराब हो गई थी। दीवारें न जाने कब से रंग रोगन की मांग कर रही थी। कई जगह पपड़ियाँ जम गई थी तो कई जगहों से पलस्तर भी झड़ गया था और ईंटें बाहर को झांक रही थी। अतः देखने वाला सहजता से अनुमान लगा सकता था कि इस घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति कितनी जर्जर होगी। फर्नीचर के नाम पर टूटी फूटी 2 चारपाइयाँ, इसके अलावा एक लोहे की अलमारी थी जो जगह जगह से जंग खाई हुई थी। फर्नीचर और घर की इस दुर्दशा के लिए शायद रमा का छोटा बेटा ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। घर का सामान धीरे धीरे उसके नशे की भेंट चढ़ गया था। केवल खाने पीने के कुछ टूटे फूटे बर्तनों या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, इसके अलावा अलमारी के भीतर रमा जितना रख पाई थी बचा रह गया था। जब कभी तन्हाई में कमरे का दरवाज़ा बंद करके वह अलमारी के कपाट खोलती थी तो यादें घेर लेती थी। अलमारी खोलते वक्त वह कमरे का दरवाज़ा शायद इसीलिए ही बंद करती थी कि कहीं मोनू की नज़र इस सामान पर पड़ गई तो यह सामान भी गायब ना हो जाए। अलमारी को छूते ही पुरानी यादें तैर गई। रमा, कुछ पैसे जमा किए हो तो दे दो भाई, मेरा दोस्त विलायत जा रहा है। उसका सब सामान बिक चुका है, बस एक अलमारी ही बिकने को बाकी है। यकायक उसके कानों में पति का स्वर गूंजा। आज लगभग 25 वर्ष हो गए हैं अलमारी को खरीदे। कितना कुछ बदल गया है इन 25 वर्षों में। अब तो ना उसके पति ही जिंदा हैं और ना ही उनका वह दोस्त जिससे उन्होंने अलमारी खरीदी थी। रमा ने मन में विचारते हुए एक ठंडी आह भरी। यकायक पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने का आवाज़ गूंजा। फटाफट अलमारी बंद कर उसमें ताला लगाने के बाद रमा ने चाबी साड़ी के पल्लू से बांध ली। क्या रे मोनू, दरवाज़ा तोड़ ही डालेगा क्या? दरवाज़ा खोलते ही माँ बेटे पर बरस पड़ी। नास पीटे 1000 दफ़ा कहा है, इस तरह दरवाज़ा ना पीटा कर। माँ छाती पर रख के ले जाएगी सब। मोनू नशे में बिफरते हुए बोला। हमसे छिपा के अलमारी खोली जाती है रोज। कितना धन रखा है इस लोहे के पिटारे में, कल को ऊपर ही जाना है। रमा चिढ़ते हुए कहती है, जब हम मरेंगे तो तू कहीं नशे में धुत पड़ा होगा, खबर भी ना होगी तुझे, पड़े पड़े सड़ जाएगी माँ की लाश। रमा की बातों को अनसुना करके नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया तो रमा को बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। क्या होगा इस लड़के का, कल को कैसे खाएगा? हमेशा से ऐसा तो ना था। ये गलती मेरी ही है जो इसे बिगड़ जाने दिया। अपने आप से ही बतियाते हुए रमा अतीत में खो गई। रमा, मैंने कितनी बार कहा है तुम इस लड़के का पक्ष न लिया करो। लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। कानों में उनका स्वर गूंजा। क्यों, क्या हुआ जी? आज स्कूल गया तो पता लगा मोनू महाराज कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अपने आवारा दोस्तों के साथ सारा दिन मटर गश्ती किया करता है, सिनेमा देखता है। पिछले महीने से फीस भी नहीं भरी है। देखो जी, बच्चा है,
प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। आज हमको मत रोकना रमा, आज मैं इसे सुधार कर ही रहूँगा। उस रोज मोनू को इतना पीटा गया, यदि माँ बीच में ना पड़ती तो शायद बेटे के प्राण ही चले जाते। अब मार ही डालिएगा क्या? मोनू को अपने पल्लू में छिपाते हुए रमा बोली। जरूरत पड़ी तो जान से भी मार डालूंगा। उनके स्वर में आक्रोश था। मार ही डालना है तो पैदा क्यों किया था? रमा ने पति के क्रोध को कुछ शांत करने की गरज से कहा, ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे। डंडा जमीन पर पटक कर वे दूसरे कमरे में जाकर रोने लगे। उस रोज उन्होंने भोजन भी नहीं छुआ। उस रोज दर्द से रात भर सिसकता रहा था मोनू। रात भर समझाती रही थी रमा, वैसे दिल के बुरे नहीं हैं तुम्हारे बाबूजी, काहे गुस्सा दिलाते हो उन्हें? क्यों नहीं कहना मानकर अपने बड़े भाई की तरह सही ढंग से पढ़ाई करते? मगर मार खाने के कुछ दिन बाद फिर वही हाल। बाप ने भी हार मानकर पल्ला झाड़ लिया। पिटाई ने उसे ढीठ बना दिया और आवारा दोस्तों ने नशेड़ी। आज 35-36 की उम्र में भी मोनू 60 साल का बूढ़ा दिखाई देने लगा था। बिखरे हुए लंबे बाल, जिनमें आधे से ज़्यादा सफ़ेद थे, बड़ी हुई दाढ़ी, नशे में लाल धसी हुई आंखें, अस्त व्यस्त बदबूदार मैले और फटे हुए कपड़े, जिन्हें रमा ही सीती और धोती थी। लाख कहने और समझाने पर ही वह कपड़े बदलता था। अम्मा कहकर वह कक्ष में दाखिल हुआ। कौन, बबलू? रमा ने देखा। आज बूढ़ी माई की याद कैसे आई भैया? वो अम्मा, कहो कहो। हमने नया मकान ले लिया है, कल हवन है। यहाँ जहर खाने तक को पैसे ना है और तुमने नया मकान भी ले लिया। हृदय में घुली कड़वाहट को होठों पर लाते हुए बोली। देखो अम्मा, हम फालतू बहस करने नहीं आए हैं। रीमा ने कहा था कि हवन के मौके पर बड़े बुजुर्गों का होना शुभ होता है, उनका आशीर्वाद जरूरी है, सो हम चले आए। अब बड़े बुजुर्गों की याद आ रही है। उस वक्त कहाँ मर गई थी यह बहुरिया, जब तुम्हें भड़का के तुमको इस घर से दूर ले गई थी। रे बबलू। रमा के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। बबलू वापस चल दिया। हाँ हाँ, हमसे मिलना भी अब गलती हो गया है। हमने गलतियाँ ही तो की है आज तक। माँ बेटे की तरफ पीट करके बड़बड़ाने लगी। पहली गलती तुझे जन्म दे के की, दूसरी गलती तुझे अपना पेट काट कर पढ़ा लिखा के की, तीसरी गलती तेरी शादी करके की, चौथी गलती। वह वापस बेटे की ओर पलटी तो देखा कमरे में कोई नहीं था। बबलू कब का जा चुका था। ये वही बड़ा बेटा है जो 6-7 बरस पहले घर छोड़ के चला गया था। आखिरी बार तब आया था जब दूसरे बच्चे का नामकरण संस्कार था, आज से लगभग 5 बरस पहले। उस रोज भी वह न्योता देने ही आया था। यादों की खुली खिड़की से रमा फिर अतीत के दिनों में झांकने लगी। अम्मा, कल मुन्ने का नामकरण है, आपको जरूर आना है, बबलू ने बैठते हुए कहा। उसके हाथ में पानी का गिलास था। मिल गई फुर्सत हमें न्योता देने की। क्या मतलब? मोहल्ले भर को पहले से ही सब खबर है और हमें आज बताया जा रहा है। अम्मा, आपको तो लड़ने का बहाना चाहिए। आपकी इसी आदत से तंग आकर हमने ये मकान छोड़ा। वाह बेटा वाह, खूब चल रहा है बहू के कहने पर। और क्या क्या सिखाया है तुम्हें बहुरानी ने। माँ, तुम भी रीमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। छोटी छोटी बातों को लेकर 2 दिन ना हुए उस कलमुही को आए जन्म देने वाली माँ को लड़ाकू बता रहे हो। शाबाश, इसीलिए पैदा किया था तुमको। हे मोनू के बापू, हमको भी अपने पास बुला लो। देखो माँ, नामकरण में आना हो तो आ जाना, वरना। कहकर बबलू उस दिन जो गया फिर आज ही आया था, पूरे 5 साल बाद। इन 5 सालों में एक बार भी बूढ़ी माँ की याद ना आई। बाहर गली में कुत्तों का भौंकना सुनकर रमा की तंद्रा टूटी। वह वर्तमान में आ खड़ी हुई। बाहर जाकर देखा तो कबाड़ी वाला दिखाई दिया, जिसे देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ एक बच्चे भी खेलते हुए दिख पड़ रहे थे। पड़ोस में ही 3-4 औरतें गप्पे लड़ा रही थी। कबाड़ी, रद्दी वाला। ऊंचे स्वर में कबाड़ी ने इन पंक्तियों को दोहराया। बगल में पड़ा एक ईंट का टुकड़ा उठाकर उसने
कुत्तों के झुंड के मध्य फेंक दिया। कुत्ते तितर बितर होकर भाग गए। पीछे पीछे रेहड़ी पर साग सब्जी लिए कोई दूसरा भी गली में घुस आया। अब दूर से आती उसकी आवाज़ गली में गूंजने लगी। ताज़ा सब्जी ले लो, घिया, गोभी, टिंडा, टमाटर, आलू प्याज ले लो। आओ ना रमा बहन, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, कभी हमारे साथ भी बैठा करो। गप्पे हाँकती हुई एक पड़ोसन बोली। क्या करूं, कहीं भी बैठने उठने की इच्छा नहीं होती, कहकर रमा उन औरतों के बीच जा बैठी। बबलू किस लिए आया था? कुछ उखड़ा सा लग रहा था। हमने दुआ सलाम की तो कोई जवाब नहीं दिया उसने। बड़ी जल्दी में था शायद। नया मकान लिया है, कल हवन करवा रहा है, मुझे बुलाने आया था। रमा ने भारी मन से कहा। ये तो खुशी की बात है। कब लिया नया मकान? कौन सा यहाँ रोज आता है वो, जो मैं उसके बारे में कुछ बता पाऊँ? रमा की बात में हल्का चिड़चिड़ापन और बबलू के प्रति क्रोध छलक रहा था। जैसे वह तुम्हारे लिए अजनबी, वैसे ही वो मेरे लिए अजनबी पूरे 5-6 बरस बाद आया था। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। सगा बेटा भी माँ की सुध-बुध नहीं लेता। पड़ोसन ने ऐसे कहा तो रमा की रुलाई छूट पड़ी। वातावरण में दुख और वेदना की लहर दौड़ गई। क्या करूं विमला बहन, मेरे तो भाग ही फूटे हैं। दुनिया जहां मैं अकेली रह गई हूँ, सबसे अलग थलग पड़ गई हूँ। क्या हम तुम्हारा दुख दर्द नहीं जानते? रमा बहन, जब तक भाई साहब जिंदा थे क्या रौनक रहती थी। विमला ने रमा की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा। और आज देखो, मरघट का सा सन्नाटा छाया रहता है। क्या जाओगी बबलू के यहाँ हवन में? दूसरी बोली। मैं तो उन लोगों के लिए मर चुकी हूँ, फिर भी माँ होने के नाते तुम्हें जाना चाहिए। देखूंगी, तबीयत ठीक रही तो, कहकर रमा ने बात टाल दी। मुझे देख लो, संतान का कितना सुख मिल रहा है। 2 बेटे हैं, एक शादी होते ही बहू के साथ निकल गया तो दूसरा ऐसे बिगड़ा कि पक्का नशेड़ी हो गया। कमाना तो दूर, उल्टा घर के बर्तन भी बेच दिए हैं उसने। बोझ बन गया है मुझ पर। कल को मैं गुजर गई तो भूखों मरेगा। अपनी अपनी किस्मत है। हमारे बच्चे तो अभी ठीक रहते हैं, पर आगे चल के पता नहीं क्या करेंगे, विमला ने कहा। तभी आवाज़ सुनाई दी एक। तभी रमा के घर से चिल्लाने की आवाज़ आई। ए बुढ़िया, कहाँ मर गई? बुढ़िया, घर के भीतर से मोनू का तेज स्वर सुनाई पड़ा। कैसे पुकार रहा है, विमला ने कहा। शायद नशा टूट गया है और भूख लग गई है कमबख्त को। रमा ने उठते हुए कहा। बताओ, माँ कहकर नहीं पुकार सकता क्या? विमला बोली। क्या कहे बहन, अपने कर्म है, शायद पिछले जन्म का कुछ भुगतना रह गया है। चलते चलते रमा बोली और घर में प्रवेश हो गई। बुढ़िया कहाँ मर गई थी? कब से गला फाड़े चिल्ला रहा हूँ। भीतर खड़ा बेटा माँ को देखते ही बरस पड़ा। सारा दिन गप्पों में गुजार देती है। खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? मुझे जोरों की भूख लगी है। बेटा, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, समझे? आंखें किसी और को दिखाना। रमा ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। मुझे ही नोच कर खा ले तो चैन पड़ जाएगा। बहुत कमा कर लाया है ना बेटा, जो पकाती फिरूं। अभी जिंदा हूँ तो खा रहे हो, कल को मर जाऊंगी तो खाना अपनी हड्डियाँ। ज्यादा मत बोल बुढ़िया, खाना पका, मोनू ने रौब झाड़ते हुए कहा। खिचड़ी पकी हुई है, अंदर पतीले में रखी है। खाना भी अब मेरी नज़रों से छुपा कर रखा जाने लगा है। अच्छा, तेरी नज़रों के सामने रख दूं ताकि घर में 2-4 बर्तन जो बचे हैं तेरे नशे की भेंट चढ़ जाए। बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर, चुपचाप खाना मेरे कमरे में भिजवा दे, कहकर मोनू कमरे में घुस गया। बेटे को खाना दे चुकने के बाद रमा पतीले में ही खाना खाने लगी। कुछ पुरानी यादें पुनः तैरने लगी। वह खाते खाते खिलखिलाने लगती। खाना खाते हुए उसे पति के स्वर सुनाई देने लगे। 1000 दफ़ा कहा है, पतीले में मत खाया करो। क्या फ़र्क पड़ता है जी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कैसे गवार और असभ्य लोग हैं। ये असभ्य क्या होता है? तुम्हारी ही तरह होते हैं जिन्हें खाने की तमीज़ नहीं कि खाना थाली में खाया जाता है,
ना कि पतीली कढ़ाई में। रमा तेज तेज हंसने लगी। उसे पति के साथ नोकझोंक अच्छी लगती थी। क्या पागल हो गई है बुढ़िया? ऊपरी मंजिल पर भी तेरे ठहाके गूंज रहे हैं। 2 मिनट चैन से खाने भी नहीं देती किसी को। खाना खा लेने के बाद मोनू चीखा और खाली थाली और गिलास माँ के सामने फेंक दिए। कुछ नहीं, तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। नाम मत लो उनका, उन्हीं की वजह से हम इस नरक में पड़े हैं। ये जो 2 दाने अन्न के पेट में जा रहे हैं, उन्हीं की पेंशन की बदौलत खा रहे हो। उन्होंने तो जितना हो सका तेरा भला ही किया। ये नरक तो तूने अपने वास्ते खुद ही चुना है। क्या खाक भला किया है? हर वक्त मारते रहते थे, पूरे जल्लाद थे, जल्लाद। तुम्हारे भले के लिए ही पीटा था उन्होंने। अच्छे से पढ़ लिख जाते तो आज ये हाल ना होता तुम्हारा। भैया ने कौन सा तीर मार लिया? कुछ भी है, अपना पेट तो पाल रहा है, उसके बाल बच्चे भूखे तो नहीं मर रहे। रमा ने पानी पीते हुए कहा। अब तो नया मकान भी ले लिया है उसने, 4 पैसे बचा ही रहा है। बकवास मत कर, मैं बाहर जा रहा हूँ। पेट भर खा चुकने के बाद डकार लेते हुए मोनू बोला। जब बेटा चला गया तो रमा ने दरवाज़ा बंद करके पुनः अलमारी के कपाट खोले। इस बार जेवरों पर उसकी दृष्टि गई तो कुछ सुहानी यादें और ताज़ा हो उठी। क्या रमा, बार बार जेवरों को निहारते तुम्हारा मन नहीं अघाता? पति का स्वर कानों में गूंजा। ये जेवर मेरी अपनी बहुओं के लिए है। जब बेटों की शादी होगी तो उनकी बहुएं पहनेंगी। रमा पुनः वास्तविकता में लौट आई। अजीब सी अनुभूति के साथ वह गहनों को हाथ से स्पर्श करने लगी। यकायक उसके हाथ रुक गए जब बाली के जोड़ों में से एक बाली गुम देखकर उसे वह घटना याद हो आई जो बड़े बेटे के घर छोड़ने का कारण बनी थी। आए दिन छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती थी, मगर उस दिन बहू, ये क्या, कान में सिर्फ एक बाली? माँ जी, दूसरी बाली गुम हो गई है। हाय राम, 2 दिन गहने डाले नहीं हुए और खोने भी शुरू कर दिए। मैंने इतने वर्षों से संभाल के रखे थे। जानबूझकर तो नहीं खोए माँ जी। बहू, तू इतनी नासमझ तो नहीं जो जानबूझकर खोएगी। मुझसे उलझने के तुझे नए नए बहाने जो सूझते हैं माँ। मोनू ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा। कह तो रही है जानबूझकर नहीं खोया, फिर क्यों बहस कर रही हो? अच्छा, मैं बहस कर रही हूँ? वाह बेटा, बहू को डांटने की बजाय उल्टा मुझे दोष दे रहा है। मैं तंग आ चुका हूँ रोज रोज की किचकिच से। तो ठीक है, तुम लोग अपना जुगाड़ कहीं और कर लो, मगर घर खाली करने से पहले मेरे गहने आज, अभी और इसी वक्त मुझे दे दो। हाँ हाँ, बहू ने मुंह फुलाते हुए कहा। वैसे भी ये 2 कौड़ी के गहने पहनना किसे पसंद है? तुम्हारे लिए तो मैं भी 2 कौड़ी की हूँ। जब जन्मा हुआ ही पराया हो गया तो तुझसे क्या? गुस्से में माँ द्वारा कहे गए 2 वचन भी सहन ना कर सके बेटे और उसके बाल बच्चे 2 दिन में ही वह नए मकान में शिफ्ट कर गए थे। मोह माया के सब बंधन त्याग कर रमा का मन दुख से भर उठा। वह अलमारी के कपाट बंद करना चाहती थी कि उसके हाथ से टकराकर कोई चीज फर्श पर जा गिरी। उसने देखा तो दवा की शीशी थी जो फर्श पर गिरकर चूर-चूर हो गई थी। ये शीशी पिछले 10 वर्षों से अलमारी में पड़ी थी। दिल के दौरे के लिए आखिरी बार इस्तेमाल की गई थी उसके पति द्वारा। काफी तड़पे थे उसके पति दूसरे हार्ट अटैक के वक्त। बड़ी मुश्किल से रमा ने बेटों को आवाज देकर बुलाया था। रमा तो अपनी बेटी रानी के साथ बस रोए जा रही थी। क्या हुआ माँ? बबलू ने पूछा, मगर पलंग पर बाबूजी को तड़पता देख सारी कहानी वो समझ गया। मोनू, फटाफट अलमारी में से दवा की शीशी ले आओ, बबलू ने चिल्लाकर कहा ही था। मोनू ने अलमारी के कपाट खोले ही थे कि माँ की हृदय विदारक चीख ने उसे दहला दिया। मोनू ने मुड़कर देखा तो बाबूजी का मृत शरीर पलंग पर शांत पड़ा था और रोना धोना मच गया। कांच के टुकड़े रमा ने बड़े सलीके से संभाल के उठाए। हर टुकड़े में उसे अपने पति की शक्ल दिखाई दी, मुस्कुराते हुए जैसे वह हमेशा रहते थे। रात काफी चढ़ चुकी थी। रमा अपनी स्मृति में बालपन से अब तक के समस्त चित्रों को देखने लगी। ना जाने उसे कब आंख लग गई। सोते समय आज उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था।
अगले दिन मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। पूरे मोहल्ले भर के लोग रमा के घर के बाहर जमा थे। रमा अपना देह त्याग चुकी थी, चली गई। मोहल्ले वाले आपस में कह रहे थे, बेचारी पति के जाने के बाद कभी चैन की नींद नहीं पाई, आज आखिर चैन की नींद पा ही गई। बेचारी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।